कहानी की शुरुआत जिनसुक से होती है, जो कि एक गहरे सपने से उठा है और अपने परिवार वालों को देखकर थोड़ा अचंभित होता है। वो अपने नए घर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आज पहली बार अपने घर में आया हूँ, पर ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे पहले कभी देख चुका हूँ। उसके बाद वो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा भाई हमेशा से ही अपनी क्लास का टॉपर रहा है और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी एक टॉप यूनिवर्सिटी से की थी। यूसुक हर स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा था। वो घर के काफी सारे सामानों को खुद ठीक करता था और वो कभी ड्रिंक या फिर स्मोक भी नहीं करता था और वो कोई गलत शब्द का भी यूज नहीं करता था कभी भी। जिनसुक बताता है कि मैं भी अपने भाई का फैन हूँ। 1 साल पहले उसने अपने कार एक्सीडेंट में अपने पैर को इंजर्ड कर लिया था। जिनसुक और यूसुक को एक ही रूम शेयर करना पड़ा था क्योंकि दूसरे रूम को पिछले मकान मालिक ने खाली नहीं किया था और यूसुक जिनसुक को कहता है कि वो जल्दी खाली कर देगा, तब तक हम एक ही रूम शेयर कर लेते हैं। तभी काम कर रहे लोगों में से एक आदमी जिनसुक से यूसुक के बारे में पूछता है और वो कहता है कि इसकी क्या एज है। जिनसुक उसे कुछ बता पाता उतने में यूसुक वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से भेज देता है। रात को खाना खाते समय जिनसुक के डैड उन सबको कहते हैं कि उस रूम में मत जाना और उसी समय जिनसुक को छत पे से कुछ आवाज आती है और सभी लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। बाद में उसी रात उसे फिर से उसी रूम से आवाज आती है। वो ये सब जानने के लिए इस रूम की तरफ जाता है, पर वो उससे पहले उस रूम को खोल पाता उसका भाई उसे आके रोक लेता है। यूसुक जिनसुक को मना कर वहाँ से ले जाता है और वो दोनों एक पास की पहाड़ी पर ठंडी हवा खाने चले जाते हैं। वो दोनों पहाड़ी पर खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि यूसुक के पास उनके डैड का कॉल आता है और वो उसे घर वापस बुलाते हैं। यूसुक जिनसुक को वहीं रुकने के लिए कहता है। घर जाते समय यूसुक को कुछ लोग मिलते हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और किडनैप करने का ट्राई करते हैं, पर वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। और थोड़ी देर बाद जिन घूमते घूमते उसी रास्ते पे आता है तो वो देखता है कि उसका भाई कुछ लोगों से लड़ रहा है। जिन अपने भाई को बचाने के लिए नीचे उतरकर भागकर आता है, पर तब तक वो लोग यूसुक को वहाँ से ले जा चुके होते हैं। वो अपने भाई को बचा तो नहीं पाता, पर वो उस वैन का नंबर याद कर लेता है। जिनसुक घबराते हुए अपने मॉम डैड के कमरे में आता है और उन्हें कहता है वो उसे ले गए और बेहोश हो जाता है। फिर जिन एक सपना देखता है जिसमें वो किसी को टॉर्चर होते हुए देखता है। तभी जिन की आँख खुलती है और उसके माता पिता उसके पास होते हैं। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है, उन डिटेक्टिव्स की वैन के नंबर को बताता है, पर डिटेक्टिव इसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि कोरिया में ऐसी नंबर की कोई वैन ही नहीं है और न ही ऐसे कोई कलर की वैन है। तभी उनमें से एक डिटेक्टिव जिन से कहता है कि हमने सुना है कि आप एंजाइटी की मेडिसिन ले रहे हो और यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन जिन सोते हुए वही सपना फिर देखता है जिसमें किसी को टॉर्चर किया जा रहा था। जिन अपनी आँख खोलता है और वापस लेट जाता है। तभी उसे उस रूम में से फिर से आवाज आती है और उसे लगता है इस रूम में से कोई बाहर आ रहा है, तो वो खुद को ढककर सो जाता है। पर जब उसे लगता है कि वहाँ से कोई जा चुका है तो वो वापस से उठता है और वो देखता है कि उसके सर पर कोई खड़ा है और वो वापस से सुबह उठता है और पूरे 19 दिन बाद अपने भाई को अपने सामने खड़ा पाता है और उसे पिछले 19 दिन क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये भूलने की बीमारी के कारण हो सका है। उसी रात जिन यूसुक को कमरे से बाहर जाते हुए देख लेता है। अगले दिन जिन अपनी मेडिसिन को नीचे गिराने की वजह से खा नहीं पाता है। तभी वो यूसुक से खाते हुए पूछता है कि कल रात तुम कहाँ गए थे, और यूसुक उसे कहता है कि वो कहीं नहीं गया था। यूसुक जब बाहर जाता है तो जिन उसे देखकर कहता है कि तुम अपने लेफ्ट पैर से लंगड़ा कर नहीं चल रहे थे, पर अभी तुम राइट पैर से लंगड़ा कर चल रहे थे। तो यूसुक उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उसी रात जिन पढ़ते पढ़ते अपनी स्टडी टेबल पर सो जाता है और यूसुक बाहर जाने से पहले चेक करता है कि वो अच्छी तरह से सो गया है नहीं। वो चेक करने के लिए उसके पेन की लेड को उसकी आंख तब तक दबाता है जब तक वो लेड नीचे नहीं गिर जाती और ये सब करके यूसुक वहाँ से चला जाता है। इतने में जिन अपनी आंखें खोलता है और वो यूसुक का पीछा करता है। यूसुक एक बहुत ही अजीब सी जगह पर आकर रुका है और वो उस गली में एक सिगरेट को लेकर आगे बढ़ता है। जिन छुपकर अपने भाई को 2 लोगों से बात करते हुए सुनता है और वो उन लोगों को देखकर याद करता है कि ये तो वही 2 डिटेक्टिव हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ करने आए थे। जिन अपने भाई का पीछा करता है, पर वो उन 2 डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता है। वो जैसे तैसे खुद को उन दोनों से बचाता है, पर एंड में यूसुक उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही उसे मिलता है और यूसुक को अपने सामने देख जिन घबरा जाता है और वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। तभी यूसुक जिन से पूछता है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है। तभी जिन कल रात के बारे में उसको सब कुछ बताता है। तभी यूसुक उससे कहता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है क्या। तभी जिनसुक उस पर चिल्लाकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई कहाँ है, कौन हो तुम। और तभी यूसुक उसे जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्यूमिनियम रॉड लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। तभी यूसुक उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसे शांत करने का ट्राई करता है और उसे कहता है कि पेन
पेंसिल से लेके टैक्सी तक जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उससे पूछता है कि तुमने कल अपनी दवाई ली थी ना। और ये सब सुनकर जिन को याद आता है कि उसने कल अपनी दवाई नहीं ली थी और वो शांत हो जाता है। तभी जिन अपनी दवाई लेता है और यूसुक से माफी मांगता है और उसे घर से बाहर जाते हुए देखता है। तभी वो पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर वापस बैठता है और वो अपनी ही टेबल पर पेंसिल की टूटी हुई लेड को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि यूसुक उससे झूठ बोल रहा था। जब उसकी माँ घर वापस आती है और जुन ये सब अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ उससे कहती है कि मैं ये इन सब के बारे में तुम्हारे डैड को जरूर बताऊंगी, पर वो अपनी माँ को रोक देता है और कहता है कि हमें थोड़ा टाइम और रुकना चाहिए। उसी दिन जिन अपने रूम में बैठा होता है और उसे उस रूम में से फिर से आवाज आनी स्टार्ट होती है। इस बार वो उस रूम में जाकर देखता है कि उसका भाई फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। ये देखकर पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और वो अचानक से उठ जाता है। तभी वो पानी पीने के लिए नीचे आता है और अपनी माँ को यूसुक से उसके बारे में बात करते हुए सुन लेता है। तभी जिन की माँ को लगता है कि जिन बाहर खड़ा है और वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आसपास चेक भी करती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो इन सब के बारे में यूसुक को बताती है और यूसुक उसे कहता है कि उसे उसके रूम में जाकर चेक करके आओ। और जिनसुक जैसे तैसे खिड़की के थ्रू अपने रूम में एंटर कर जाता है, पर उसे भीगा हुआ देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि ये बाहर से आया है और उसे कहती है कि तुम अभी उठे हो और तुम तो पूरे पसीने में कवर्ड हो, और वहाँ से चली जाती है। उसी की थोड़ी देर बाद जिन अपनी खिड़की से कूदकर अपने ही घर से भाग जाता है और वो जैसे ही अपने गेट से बाहर आता है तो वो अपने नकली पिता को देखता है। और थोड़ी देर बाद जिनकी माँ भी बाहर आ जाती है। जिनके पिता उसे रोकने का ट्राई करते हैं पर वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी जिनकी माँ उसके पीछे एक गुंडे को भेजती है और वो जैसे तैसे पुलिस के पास पहुँच जाता है और उससे पीछे छुड़ाने में सफल रहता है। उसके बाद जिन पुलिस को सब कुछ बताता है और पुलिस उसका पूरा डेटा निकालती है और चेक करती है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो बताते हैं कि तुम्हारा जन्म 1977 में हुआ था और तुम 41 इयर्स की हो। पर जब ये बात जिन सुनता है और तो वो कहता है कि वो 41 इयर्स का नहीं है, वो 21 इयर्स का है। तभी एक पुलिस अधिकारी जिन से कहता है कि तुम ये बताओ कि ये कौन सा साल चल रहा है। तभी जिन कहता है कि ये 1977 है। तभी वो पुलिस वाला कहता है ये 1977 नहीं 2017 है। और जिन ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो अपने सामने एक टीवी को देखता है जिसमें साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट और यूएसए का प्रेसिडेंट एक साथ दिखाई देते हैं। और जब वो खुद को शीशे में देखता है तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है कि वो तो सच में 41 इयर्स का ही लग रहा है। तभी उसके थोड़ी देर बाद जिन अपने घर वापस आ जाता है और चिल्लाकर सबको नीचे बुलाता है। तभी वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पर रेडियो बज रहा होता है और वहाँ पर खून पड़ा होता है काफी सारा। वहाँ पर एक पुतले के आगे बहुत सारा खून लगा होता है। तभी जिनकी नकली फैमिली उसके सामने आती है और नकली यूसुक उसे बताता है कि 20 साल पहले यहाँ पर एक टीनेज लड़की और उसकी माँ की हत्या की गई थी और हत्यारे को भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई। कई सालों बाद जब लोग इस केस को भूलने लग गए तभी विक्टिम की फैमिली ने कुछ लोगों को हायर किया जो इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर सके। कई सालों ढूंढने के बाद पता चलता है कि जिन ने ही उनको मारा है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युनसुक जिनसुक को किडनैप करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने किसको मारा है, और वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी करता है। तभी मिस्टर पार्क जो कि जिन के पिता बने थे वो आकर फिगर आउट करते हैं कि जिन वो सब यादें भूल चुका है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके लिए दर्दनाक थी। तभी वो एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम जिन को हिप्नोटाइज करके वापस से 1997 में भेज दिया जाए और हो सकता है कि वो वहाँ जाकर कुछ चीजें एक्सपीरियंस करेगा तो उसे कुछ याद आए। मिस्टर पार्क के प्लान के अकॉर्डिंग जब वो सब उस घर में आ जाते हैं और जिनको छत पर जो आवाज सुनाई दे रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थी जो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी रात वो जिनसुक की मेमोरी को वापस लाने के लिए उस सीन को वापस से रिक्रिएट कर रहे थे, पर वहाँ पर असली पुलिस आकर यूसुक को पकड़ कर ले जाती है और इसके चलते हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया था। पर अच्छा हुआ कि तुमने इसे कुछ अलग तरीके से देखा। पर लकीली मैं 19 दिनों बाद बेल पर वापस आ ही गया। फिर हमने तुम्हें पूरा सस्पेंस में डाल दिया कि हम तुम्हारी नकली फैमिली है और तुम्हारा सस्पेंस बढ़ता गया और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब तुम्हें समझ में आया? यूसुक उसे कहीं पर ले जा रहा होता है और जिन कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा और कार से कूद जाता है। यूसुक उसका पीछा करता है पर आखिर में जाकर उसकी एक गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ से वो अपने पास्ट को देखता है यानी कि
27 को, जिसमें वो अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ था। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को खो देता है और उसका बड़ा भाई यूसुफ काफी ज्यादा ही सीरियस होता है। यूसुफ की सर्जरी के लिए जिनको काफी पैसों की जरूरत थी, पर वो जॉब लेने में असक्षम रहता है। जिन काफी जगह नौकरी के लिए ट्राई करता है पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। तभी उसे एक मैसेज आता है और वो उसे पैसे ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें किसी को मारना होगा, पर जिन को उस घर में रह रहे 2 बच्चों को अकेला छोड़ना होगा और पत्नी को मारना होगा। तभी जिन उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, पर वो उस काम को किए भी नहीं वापस जा रहा होता है। तभी उतने में वो पत्नी उठ जाती है और उसे आवाज देती है। वो जोर से चिल्लाती है और जिन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, पर वो शांत नहीं रहती। तभी वो हड़बड़ाहट में उन दोनों माँ बेटियों को चाकू मार देता है। तभी एक छोटा बच्चा बाहर आता है और जिन को देख लेता है और पूछता है मेरी माँ और बहन कहाँ है। तो जिन उसे कहता है कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ, मैं तुम्हारी जिन बहन और माँ को वापस ले आऊंगा। जैसे ही जिन उस घर से वापस निकल रहा होता है तो सामने टंगी वो फोटो की तरफ देखता है और उसे समझ में आता है कि ये तो वही डॉक्टर का घर है जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी और वो उसके भाई की सर्जरी करने वाला था। तभी जिन उस डॉक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारी खुद की फैमिली थी, तुम उसे मारना क्यों चाहते थे। तभी वो डॉक्टर कहता है उसने अपनी पत्नी के नाम पर काफी सारे इंश्योरेंस ले रखे थे जो उसके बच्चों को बेघर होने से बचा सकते थे। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया, अब तुम्हारे भाई को भी जीने का कोई हक नहीं है और तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तभी हाथापाई में डॉक्टर नीचे की तरफ गिर जाता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और उसमें जिन हॉस्पिटल में होता है और उसके पास नकली यूसुफ आता है। वो उसे जहर देकर मारने ही वाला होता है कि जिन उसे कहता है कि विक्टिम की फैमिली को कहना कि मैं बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा हूँ। तभी नकली यूसुफ बताता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे उसने ऐसे अनाथ छोड़ दिया। उसके पूरे परिवार के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके पैसों को हड़प लिया और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तभी वो जिन से पूछता है कि तुमने मुझे भी उन लोगों के साथ क्यों नहीं मार दिया, और कहता है इन सब के पीछे मेरे पिता का ही हाथ है ना, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने मेरी माँ के नाम पर कुछ इंश्योरेंस ले रखे थे। ये सब देखकर जिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो यूसुफ वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है। इधर दूसरी तरफ जिन भी वो जहर का इंजेक्शन खुद को लगाकर सुसाइड कर लेता है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।